नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है गुरुवार और डेट है सितंबर 7, 2023। तो बिना ज़्यादा देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। पहली खबर जो हम कवर करने जा रहे हैं, एशियान ए की पिलर ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी सेज मोदी। इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में 20वीं एशियान इंडिया समिट साथ ही साथ 18वीं ईस्ट एशियान समिट चल रही है। भारत दोनों ग्रुप्स एशियान इंडिया ग्रुप तथा ईस्ट एशिया ग्रुप का सदस्य है। सदस्य होने के नाते इस ग्रुप की समिट मीटिंग में हिस्सा लेने भारत के प्रधानमंत्री जकार्ता पहुंचते हैं। उसी से रिलेटेड उनका बयान एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर आता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को समझें तो ये एक जोग्राफिकल टर्म्ड डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी है भारत की। भारत के आज़ाद होने के बाद के सालों में व्यापार व विदेशी संबंधों को पश्चिम या हम वेस्ट कहेंगे तो वेस्ट के तरफ झुका पाया गया, लेकिन पिछले कुछ दशकों से भारत ईस्ट की तरफ व्यापार व विदेशी संबंध मजबूत करता हुआ नजर आता है। अब इसी को लेकर भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो एशियान ग्रुप है पूर्वी देशों का, वो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक मजबूत स्तंभ है। पहला एडिटोरियल जो हम कवर करने जा रहे हैं, इंडिया भारत एंड ए होस्ट ऑफ इम्प्लीकेशंस। किस मुद्दे पर लिखा गया है ये एडिटोरियल? तो अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है इंडिया के नाम को लेकर, उसके ऊपर ये एडिटोरियल लिखा गया है। तो हम कवर करते हैं थोड़ा इसमें। तो भारत तथा इंडिया शब्द बहुत पहलुओं पर जुड़ा हुआ पाया जाता है, जो कि ऐतिहासिक, वैचारिक, संवैधानिक, विदेशी परिणामों पर देखा जा सकता है। पहला है ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक हम कवर करेंगे फ्रॉम द पेजेस ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पर आप आ जाइए मेरे साथ। तो सन 1947 में मुस्लिम लीग के तरफ से एक कंट्रोवर्सी शुरू की जाती है। मुस्लिम लीग अंग्रेज़ों से पेशकश रखती है कि जो इंडिया है उसे भारत या हिंदुस्तान ही कहा जाए, इंडिया शब्द का प्रयोग ना किया जाए। ये गुजारिश करती है जो मुस्लिम लीग है वो ब्रिटिशर्स से, जिस पर इंडिया की अंततः जीत होती है, क्योंकि इंडिया का पक्ष था कि इंडिया कभी बना ही नहीं। पाकिस्तान बंटवारे में बना है लेकिन इंडिया कभी बना नहीं। एज ए सक्सेसर स्टेट पाकिस्तान बना है, और ये किसका सक्सेसर स्टेट है पाकिस्तान? तो ये इंडिया का ही सक्सेसर स्टेट है, ये कहना था इंडिया का, जिसे हम हिंदी में वांशिक राज्य कहते हैं। तो पाकिस्तान भारत का एक वांशिक राज्य है। तो जो मुस्लिम लीग थी, तो मुस्लिम लीग का पक्ष था कि दोनों को सक्सेसर स्टेट, वांशिक राज्य माना जाए, लेकिन अंततः उन्हें हार मिली। वैश्विक संगठनों का इंडिया ब्रिटिश टाइम से ही मेंबर था और वो आज़ादी के बाद मेंबर रहा, जबकि पाकिस्तान को यूएन में अपने देश को रजिस्टर कराना पड़ा। इससे इंडिया का नाम इंडिया ही रह जाता है। विदेशी संबंधों में भी आज का भारत इंडिया शब्द का ही इस्तेमाल करता है। जैसे इंडिया ग्रीस जॉइंट स्टेटमेंट, ये डॉक्यूमेंट भारत की विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर इस नाम से मौजूद है, इंडिया ग्रीस जॉइंट स्टेटमेंट। अब हम संवैधानिक पहलू समझते हैं, तो संवैधानिक पहलू को देखते हैं हम इसका। तो सन 1987 में संवैधानिक संशोधन करके 58th अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है भारत के अंदर। इसे लाने का मुख्य कारण हिंदी भाषी भारत के संविधान को ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट का दर्जा देना होता है।
हमारे संविधान का हम अनुवाद देखेंगे तो हिंदी अनुवाद आर्टिकल 1 क्लॉज 1 का अगर हम देखेंगे तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। यहाँ दोनों इंग्लिश तथा हिंदी शब्दों का इस्तेमाल है, जो इंग्लिश वर्जन में भी सेम है। जो इंग्लिश वर्जन है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, ये हमारे संविधान का आर्टिकल 1 क्लॉज 1 है। इसके बाद जब हम गैजेट्स देखेंगे तो गैजेट्स को हिंदी में भारत का राजपत्र कहा जाता है और इंग्लिश में इसे गैजेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब ये बात करते हैं भारत के रेनेसांस की टाइम की। तो भारत में इंडियन रेनेसां जब था, ज्ञान का दौर था भारत के अंदर, उसमें जय हिंद शब्द का इस्तेमाल भी होता था। हिंद शब्द भारत को अरब से मिला है, जिसे अंग्रेजों ने इंडिया बनाया। अब और क्या देखने को मिला कि जो सिंधु शब्द है उससे निकलकर बना हिंदू शब्द। अब जब कंक्लूड करते हैं ये, तो ये कहते हैं कि हमें दोनों शब्द जो कि संविधान में मेंशन है अभी, इंडिया और भारत दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए, किसी को ख़त्म नहीं करना चाहिए। अगले हम अपने एडिटोरियल की तरफ पहुंचते हैं। तो अगला एडिटोरियल है ब्रिजिंग द मैल न्यूट्रिशन गैप द बेमेटारा वे। ये बेमेटारा जो है ये छत्तीसगढ़ की एक डिस्ट्रिक्ट है। शुरू करते हैं अपने इस एडिटोरियल को। तो सालों से सरकार फूड सिक्योरिटी, जो कि खाद्य सुरक्षा हिंदी में कहलाती है, इसके मसले पर काम करती नज़र आती है। मिड डे मील स्कीम के तहत बच्चों तक उनके स्कूल में जो मील होती है वो पहुंचाई जाती है। राशन सिस्टम को बेहतर किया जाता है। साथ ही अब देखने को मिला है कि कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार स्कीम लाई है जिसका नाम पोषण अभियान है। तो ये एडिटोरियल पोषण अभियान, जो माइल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, उसके बारे में लिखा गया है। अब पोषण का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन नॉरिशमेंट। तो दोबारा आप देख लें पोषण का फुल फॉर्म, तो प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, ये पोषण का फुल फॉर्म है। ये जो भारत सरकार है उसके द्वारा लागू की गई एक स्कीम है कुपोषण से लड़ने के लिए। राज्यों ने भी खाद्य सुरक्षा तथा कुपोषण से निपटने के लिए कई स्कीमें लॉन्च की हैं। उनमें से एक है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, जो कि छत्तीसगढ़ की एक स्कीम है। इसके बावजूद लोगों की खाने की प्रति कम ज्ञान तथा गलत तरीके के खाने के कारण कुपोषण की स्थिति अभी भी भारत के अंदर बरकरार है। अब जो पोषण अभियान के अंदर एक जन आंदोलन की प्रक्रिया की जा रही है, जिसे हम SBCC कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। तो पोषण अभियान के अंदर ही ये एक जन आंदोलन की प्रक्रिया चलाई जा रही है, जिसे हम SBCC कहते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं लेसन्स फ्रॉम बेमेतारा। तो बेमेतारा छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है जहाँ नक्सल घटनाएं देखने को नहीं मिलती हैं। साथ ही साथ वहाँ की ज़मीन भी बहुत उपजाऊ मानी जाती है, लेकिन देखने को मिलता है कि वहाँ करीब 3,299 बच्चे 2002 के समय में सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में पाए गए थे 2002 में। इसको लेकर जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, तो इसको लेकर पोत लयका अभियान शुरू किया जाता है छत्तीसगढ़ के अंदर। बेमेतारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोत लयका अभियान। पोत लयका का जो अर्थ है वो है स्वस्थ बच्चे। यूनिसेफ एंड जो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है, दोनों सरकार मिलकर यहाँ अभियान चलाती है। यूनिसेफ भी इसमें कंट्रीब्यूट करती है। अभियान में घर घर जाकर साथ ही काउंसलिंग के द्वारा करीब
53.77% बच्चों को कुपोषण का शिकार थे, जो कि कुपोषण का शिकार थे, उन्हें बाहर निकाल लिया गया, स्वस्थ स्थिति में उन्हें वापस ला दिया गया है। और ये अचीवमेंट 9 महीने के अंदर हासिल किया गया है। इस एडिटोरियल को लिखने का मुख्य कारण यही है कि ये कह रहे हैं कि ये जो कुपोषण मुक्त भारत का जो हमारा सपना है, तो इस मॉडल को हम और भी जगह शुरू करके कुपोषण मुक्त भारत का सपना पूरा कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं तो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट से एक न्यूज़ है, हाउ अनएम्प्लॉयमेंट इज मेजर्ड। समझा देता हूं मैं आपको जिस्ट में तुरंत। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर बात हुई है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जब हम डेफिनेशंस देखेंगे, उसकी जो बुकलेट्स हैं उसके अंदर जब हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो ILO की डेफिनेशन अनएम्प्लॉयमेंट के लिए क्या है वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो ILO के हिसाब से जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, बेरोजगार, उसे कब कहेंगे? किसी जॉब से बाहर होना, जॉब चाहना लेकिन जॉब को नहीं मिल पाना, आपको जॉब नहीं मिल पाई है और आप एक्टिवली एंगेज हैं जॉब ढूंढने के लिए। ये 3 पैमाने हैं। इन पैमानों को अगर आप कर रहे हैं तो आप बेरोजगार की कैटेगरी में आएंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन के हिसाब से। अब जब आगे बात होती है तो जो इंडिविजुअल जो अपना काम खो देता है लेकिन दूसरे काम को नहीं खोजता है, तो उसे हम अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं डालेंगे, उसे हम अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। तो अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में ILO की डेफिनेशन के हिसाब से वो लोग आएंगे जो जॉब से निकाल दिए गए हैं, वो लोग आएंगे जो जॉब ढूंढ रहे हैं, और वो लोग आएंगे जो अवेलेबल हैं किसी भी टाइम पर जॉब करने के लिए। आगे जब ये डेवलपिंग कंट्रीज की बात करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, तो 2009 और 10 का जब भारत का सर्वे देखते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसमें पाया जाता है कि 33.3% जो ग्रामीण महिलाएं हैं और इसके साथ 27.2% जो शहरी महिलाएं हैं जो 15 साल या उससे ऊपर की हैं, और डोमेस्टिक वर्क जो घरेलू कार्य होता है, काम होता है, उसे करती हैं। और ये राजी हैं कि अगर इन्हें किसी घर के अंदर ही अगर काम मिले तो ये करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस डेफिनेशन के हिसाब से इन्हें अनएम्प्लॉयड नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये माना जाएगा कि ये एक्टिवली वर्क के लिए ढूंढ नहीं रही हैं वर्क को, क्योंकि ये कह रही हैं कि हमें एक ही हाउस होल्ड में काम करना है। अब जब आगे ये बात करते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट नापना भारत के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बहुत लोग जानते हैं कि माना जाता है भारत के अंदर जो सर्वेज होते हैं उससे एक अनुमानित माना जाता है कि 91% भारत का जो रोजगार है वो इनफॉर्मल रोजगार है, इनफॉर्मल सेक्टर का रोजगार है ये। और इनफॉर्मल सेक्टर का जो रोजगार होता है उसमें ईयर राउंड जॉब नहीं की जाती है बेसिकली। तो हमें जो डाटा है अनएम्प्लॉयमेंट का भारत के अंदर पता लगाना वो बहुत मुश्किल है हमारे लिए। यही है इसमें एडिटोरियल में आप यहाँ पर ये चार्ट्स कवर करेंगे। ये दोनों बहुत इजी टेबल हैं, यहाँ ये ईयर दिया हुआ है और यहाँ पर रूरल अर्बन, ठीक है। ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स एज पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात हुई है, करंट वीकली स्टेटस, ठीक है। और ये है आपका यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस। तो ये दोनों दिए हुए हैं, आप यहाँ पढ़ सकते हैं और ये चार्ट में भी समझाया हुआ है। आगे हम चलते हैं तो एक न्यूज़ आ रही है, इंडिया ड्रॉप्स टैरिफ्स ऑन US लेंटिल्स एलमंड्स अहेड ऑफ बिदेन विजिट्स। अब आपको पता है कि भारत और US के बीच में 2019 के टाइम से क्या हुआ था कि एक तरह से ट्रेड वॉर के
बीच में भारत फंस गया था। चाइना और यूएसए की ट्रेड वॉर चल रही थी जिसमें भारत बीच में फंस गया था और भारत से जो एल्यूमिनियम और स्टील भेजा जाता था यूएसए, उस पर यूएसए ने इंपोर्ट ड्यूटी जो थी वो बहुत हाई कर दी थी, जिसको लेकर भारत ने रिटेलिएटरी मेजर अपनाया था और उसके तहत भारत ने करीबन 28 प्रोडक्ट जो हैं यूएसए के वो भारत के अंदर जब आएंगे तो वो महंगे बिकेंगे, तो एक तरह से टैरिफ लगा दिया था। अब उसी से एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि जैसा कि आप जानते हैं कि G20 की समिट होने जा रही है भारत के अंदर अभी इसी हफ्ते, तो उस समिट में जो प्रेसिडेंट हैं यूएस के जो बिदेन वो भी हिस्सा लेने आ रहे हैं। इसी को देखकर जब इंडिया ने एक गुड विल जेस्चर की तरह जो लेंटिल्स हैं, लेंटिल्स जो दालें मंगाई जाती हैं यूएस से और जो बादाम मंगाया जाता है यूएस के कैलिफोर्निया से, उन पर एक तरह से जो टैरिफ है उसे कम कर दिया है। यही न्यूज़ है इसमें। और आपको एक चीज़ याद रखना है कि भारत और यूएसए का जब हम रिलेशंस की बात करेंगे तो इस वक्त जो भारत और यूएसए के बीच में सबसे बड़ी जो दरार है, जो इस चीज़ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो पेंडिंग डिस्प्यूट्स पड़ी हैं, बायलैटरल डिस्प्यूट 6 करीबन भारत और यूएसए के बीच की, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। अगर आप आंसर राइटिंग करेंगे अपने एग्जाम में तो आप जब इंडिया यूएस रिलेशन से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डिस्प्यूट्स को मेंशन आपको ज़रूर करना है। आगे हम चलते हैं तो हम बिजनेस सेक्शन से देखते हैं। बिजनेस सेक्शन से न्यूज़ आ रही है, G20 कुड पेव वे फॉर क्रिप्टो रेगुलेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्या न्यूज़ है? G20 की आपको पता है कि समिट चल रही है, भारत इस वक्त हेड सीट पर है, तो भारत चाह रहा है कि जब G20 की समिट हो तो सारी कंट्रीज मिलकर एक कॉन्सेंसस बनाए, एक मत बनाए, और ये मत किस चीज़ से रिलेटेड हो, तो जो क्रिप्टो मार्केट है बाहर उसे रेगुलेट करने से रिलेटेड हो। क्या मत हो कि जो रेगुलेट हो, जो क्रिप्टो एसेट्स हैं वर्ल्ड वाइड उन्हें रेगुलेट करने के लिए वर्ल्ड वाइड एक कंसेंसस बनाया जाए। साथ ही साथ जो G20 के मेंबर हैं वो टैक्स रिवेन्यू कैसे कलेक्ट करना है मल्टीनेशनल कंपनीज से और बड़ी टेक जाइंट से, इस पर भी एक स्ट्रेटजी पर कंसेंसस बना रहे हैं। ये चीज़ जब ये मीटिंग होगी G20 की, उसके बाद क्या वहाँ पर फैसले लिए जाएंगे वो जब निकल कर आएगा तब हम क्लियर पिक्चर देख पाएंगे कि किस किस चीज़ पर कंसेंसस बना। लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि एक तो ये टैक्स रिवेन्यू के ऊपर कंसेंसस की बात चल रही है, दूसरी जो क्रिप्टो एसेट मार्केट है उसे रेगुलेट करने के लिए बात चल रही है। आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही था। कैसा लगा आपको हमारा आज का द हिंदू का एनालिसिस, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।